दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स चाहिए एकदम सरल भाषा में, तो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट नोट्स आ चुके हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये इंडियन पॉलिटी का नोट्स आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी और बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस नोट्स के साथ आपको 13 घंटे का वीडियो फ्री मिलेगा, जिसके माध्यम से आप, अगर आपको नोट्स में कोई डाउट होता है तो उस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर कर सकते हैं आप। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी ही नहीं, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, ऐप पर जाकर आप ले सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जीएस अगर आपका कमज़ोर है तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी मात्र फीस 1549 रुपये है। इसे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वाला तीनों पोर्शन अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कंप्लीट और बेसिक रूप से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका जीएस बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। 6 महीने का कोर्स है, ये ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आर्टिकल 21 को हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है मौलिक अधिकारों में। ये इतना इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप इसको एक बार देखिए, आपका फेवरेट आर्टिकल ये हो जाएगा। देखिए, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। मैं आपको बता दूं, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। पहला जो था समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। उसी में आता है आर्टिकल 21। तो इसमें भी एक प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो देखते हैं किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, ये जो आर्टिकल है, ये इतना मज़ेदार आर्टिकल है। इसके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग अच्छी कहानी है कि आप देखे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 1978 समय याद रखिए, 1978 में एक केस आया था, मेनका गांधी वर्सेस केंद्र सरकार केस आया था। अब उस केस के बाद इस आर्टिकल 21 की जो छवि है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में 1978 से पहले इस आर्टिकल के बारे में कुछ और विचार था, लेकिन 1978 के बाद इस आर्टिकल का जो विचार है, इस आर्टिकल का जो नज़रिया है देखने का, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही बदल गया। अर्थात 1978 से पहले आर्टिकल 21 को एक बहुत ही मामूली सा आर्टिकल समझा जाता था, मामूली सा मौलिक अधिकार समझा जाता था। लेकिन 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसकी व्याख्या, बहुत ही ब्रॉड व्याख्या दी। उसके बाद आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल एक तरीके से बन गया। तो समझते हैं, दोनों केसों को समझते हैं। 1978 से पहले क्या समझा जाता था आर्टिकल 21 को, और 1978 के बाद की क्या कहानी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर संविधान में लिखा क्या है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में सिंपल सी बात लिखी हुई है कि राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है, इसके अलावा नहीं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, राज्य शब्द का मतलब क्या है। राज्य शब्द का मतलब मैंने बार बार आपको बता दिया है। आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य शब्द के अंदर केंद्र सरकार भी आती है, राज्य सरकार भी आती है, और आपकी संसद भी आती है, विधानमंडल भी आती है, जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, इसके अलावा जो सरकारी लोक उद्योग हैं, LIC, ONGC, ये सभी जो है राज्य शब्द में आती हैं। राज्य शब्द का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नहीं। राज्य शब्द में बहुत सारी बातें आती है, वो सारी की सारी आर्टिकल 12 में मेंशन की गई हैं। अर्थात जो केंद्र सरकार है वो भी आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर पाएगा, वो भी राज्य शब्द के अंदर आएगा। और संसद भी राज्य शब्द के अंदर आएगी, संसद भी आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर पाएगी। राज्य विधानमंडल भी आपके मौलिक अधिकारों को नहीं समाप्त कर पाएगी। ठीक है, तो ये सभी राज्य शब्द के अंदर आते हैं। और यहाँ पर व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्टिकल 21 केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं है,
ये भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए भी है। तो ये आपने आर्टिकल 21 के बारे में समझा। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वंचित करना भी है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब किसी व्यक्ति के प्राणों को अगर लिया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, या उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है, तो वह ऐसा तभी किया जा सकता है जब इसके लिए कोई कानून बना हो, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है और उस क्राइम की जो सज़ा है वो फांसी है या जेल है। अगर फांसी होती है या जेल होती है तो हम कह सकते हैं, अगर फांसी होती है तो उसका प्राण चले जाएंगे, जेल होती है तो उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित कर दिया जाएगा, मतलब उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये आर्टिकल 21 का हनन नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों? भले उसके फांसी दी जा रही है, अर्थात उसके प्राणों को ख़त्म किया जा रहा है, उसके जीवन को ख़त्म किया जा रहा है, या उसको जेल में पहुंचाया जा रहा है, तो उसके शारीरिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन ये सब किया जा रहा है किसके थ्रू? कानून के थ्रू किया जा रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है। इसके लिए कानून बना हुआ है कि हाँ भाई, आप ये क्राइम करेंगे तो आपको ये फांसी हो जाएगी, आप ये क्राइम करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। तो ये कानून के द्वारा किया जा रहा है, कानून के दायरे में रहकर ये हो रहा है, तो आर्टिकल 21 का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर राज्य किसी के प्राण या किसी के शरीर से वंचित करती है लेकिन उसके लिए कोई कानून उपस्थित नहीं है, तो माना जाएगा कि आर्टिकल 21 का हनन है। तो ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, तो वो जांचेगा कि क्या सच में आपके जीवन और आपके शारीरिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जा रहा है। अगर उसके लिए कोई कानून उपस्थित नहीं है, बिना कानून के ही आपके आर्टिकल 21 को कम करने का प्रयास या समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है राज्य के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करने देगी। अगर राज्य आपके प्राण, आपकी शारीरिक स्वतंत्रता से आपको वंचित कर रहा है लेकिन उसके लिए कोई कानून उपस्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती थी। अब 1978 से पहले का जो सिचुएशन है वो समझिए। 1978 से पहले ये हुआ करता था कि अगर किसी के प्राण और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा रहा है और उसके लिए कोई कानून उपस्थित है, अगर उसके लिए कोई कानून उपस्थित है, भले ही वो कानून अच्छा हो या ना अच्छा हो, मतलब वो कानून जो है रीजनेबल हो या ना हो, अर्थात न्याय संगत हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है। बस अगर उसके जीवन और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा रहा है, उसके लिए कोई कानून उपस्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थी। 1978 से पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ। 1978 से पहले क्या था, केवल सुप्रीम कोर्ट यही चेक करती थी कि क्या प्रशासन ने आपको फांसी जैसे चढ़ाया है, क्या उसके लिए कोई कानून उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पीछे हट जाती थी। वो आगे बढ़कर ये नहीं जांचती थी कि जो कानून बना हुआ है उस कानून को जांचा जाए या उस कानून को चेक किया जाए, क्या सच में इस क्राइम की सज़ा जो है वो फांसी होनी चाहिए, ये नहीं जांचती थी। केवल क्या जांचती थी कि प्रशासन ने उस कानून की में जो प्रक्रिया लिखी हुई है, क्या उसी के तहत फांसी दी है या उसी के तहत किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया है, आर्टिकल 21 का हनन किया है। अगर ऐसा किया है तब तो चलेगा, भले ही वो कानून कैसा भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता 1978 से पहले। तो टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो आर्टिकल 21 जो है आपको केवल कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान करता था, विधायिका से नहीं। 1978 से पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ। अर्थात कार्यपालिका का ही तो काम होता है जो कानून बना हुआ है उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, तो वो कार्यपालिका करेगी, उसी से संरक्षण प्रदान करता था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन विधायिका का काम होता था कानून बनाना। वो कानून जो है भले ही न्याय संगत नहीं बनाया, विधायिका ने अच्छा कानून नहीं बनाया, लेकिन उसके तहत आपके आर्टिकल 21 का हनन किया जा रहा है, तब भी चलेगा। अर्थात विधायिका पर प्रश्न नहीं उठा सकती थी सुप्रीम कोर्ट 1978 से पहले।
तो इसलिए कहा जा रहा है कि कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन विधायिका से संरक्षण प्रदान नहीं है किसी भी व्यक्ति को। ये 1978 से पहले की बात है, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये समझिए कि जो आर्टिकल है 21 है, इसकी जो परिभाषा है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में मात्र इसकी शाब्दिक परिभाषा थी। मतलब शाब्दिक परिभाषा मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता, अगर किसी के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जाता है तभी उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। बस इतनी छोटी सी सोच सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आर्टिकल 21 के लिए थी। 1978 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 1978 से पहले आर्टिकल 21 को दो संदर्भों में समझिए। सबसे पहले 1978 से पहले केवल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आर्टिकल 21 की शाब्दिक परिभाषा दी गई थी, अर्थात अगर किसी के जीवन को कोई इफेक्ट पड़ता है, उसके जीवन को उसे वंचित किया जाता है, या जीवन जीने का अधिकार छीना जाता है, या शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाता है, तो ही आर्टिकल 21 का हनन माना जाएगा। इसके अलावा वो सारे और कारक जो हमारे जीवन के साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं वो हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं थे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। लेकिन 1978 के बाद इसकी जो परिभाषा है एकदम बहुत ही ब्रॉड परिभाषा निकलकर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के नज़र में, अर्थात वो सारे तरीके जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे जीवन से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 21 का हिस्सा हो गए हैं 1978 के बाद। ठीक है, जैसे स्वच्छ वातावरण का अधिकार 1978 से पहले मौलिक अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन 1978 के बाद स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ खाने पीने का जो अधिकार है ये आपके मौलिक अधिकारों में आ गया है, आर्टिकल 21 में आ गया है। क्योंकि अगर स्वच्छ वातावरण आपको नहीं मिलेगा तो आपके जीवन को खतरा पहुंच सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, तो आपके आर्टिकल 21 का हनन माना जाएगा। लेकिन यही सब बातें 1978 से पहले आर्टिकल 21 का हिस्सा नहीं थी। केवल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इस शाब्दिक परिभाषा दी गई थी कि आपके जीवन को अगर नुकसान पहुंच जाता है या आपके शरीर को नुकसान पहुंच जाता है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, तो ही आर्टिकल 21 का हनन माना जाएगा। ठीक है, अर्थात पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है 1978 से पहले आर्टिकल 21 का हिस्सा नहीं था। तो स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो आपके जीवन और आपके शरीर को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अभी पहुंचा तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये था 1978 से पहले। जब पहुंचेगा तब देखा जाएगा, जब पहुंच जाएगा तो आपके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। अभी तो नहीं पहुंचा है ना। मतलब एक छोटी सी परिभाषा व्याख्या थी आर्टिकल 21 की 1978 से पहले। और दूसरा, 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये था कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अगर किसी कानून के तहत आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो चलेगा, भले ही वो कानून अच्छा हो या अच्छा ना हो। अर्थात उस कानून पर प्रश्न उठाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था 1978 से पहले। मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये केस जो है 1950 का केस है। इस केस का नाम है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। मद्रास पहले जो आपका तमिलनाडु का रीजन है, जो आपका आंध्र प्रदेश का रीजन है, ये सभी मद्रास राज्य था। तो 1950 में एक जो है CPI नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे AK गोपालन। इनको जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया सरकार के द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत। 1950 में संसद ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया था, उसी कानून के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट समझिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऐसा एक्ट था जैसे मान लीजिए दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है। जैसे गिरफ्तारी जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो है दंडात्मक गिरफ्तारी। पहली गिरफ्तारी वो होती है जिसमें आपने कोई क्राइम कर दिया है जिसके लिए आपको सज़ा दी जा रही है। दूसरी है जो है निवारक गिरफ्तारी या निवारक निरोध या निवारक नज़रबंदी, जिसे इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन आप आगे कोई क्राइम ना कर पाएँ उसके लिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने अभी कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन आपको क्राइम करने से रोकने
का हवाला देते हुए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसे कहते हैं निवारक नज़रबंदी। तो उसी के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट इनका मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हमारे मौलिक अधिकार का अर्थात आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब, मुझे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत गिरफ्तार कर लिया, मैंने कोई क्राइम भी नहीं किया है और मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है और मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मेरी लाइफ और मेरा पर्सनल लिबर्टी जो है छीना जा रहा है हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांचा और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है आपकी मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, अर्थात आर्टिकल 21 का हनन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ए के गोपालन जो थे ये केस हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो केवल आपको कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका से नहीं। आपको जो गिरफ्तार किया गया वो किसी न किसी कानून के तहत किया गया है, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और ये एक्ट संसद ने बनाया है। तो इस एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 केवल आपको कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के नहीं। विधायिका ने एक कानून बनाया है, तो हम इस कानून पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। हम केवल कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो जांच सकते हैं, अर्थात आपको गिरफ्तार में हम ये जांच सकते हैं कि क्या आपको सच में गिरफ्तार किसी एक्ट के तहत किया गया है। हमने ये जांचा, आपको जो गिरफ्तार है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत किया गया है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के नहीं। तो हम कानून पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की शाब्दिक परिभाषा बताई। आर्टिकल 21 की शाब्दिक परिभाषा बताई, मतलब आर्टिकल 21 का बस यही मतलब बताया, अगर आपके जीवन और आपकी शारीरिक स्वतंत्रता को से आपको वंचित किया जाता है तो ही आर्टिकल 21 का हनन माना जाएगा, इसके अलावा नहीं। लेकिन दोस्तों, 1978 में मामला की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। वो केस है मेनका गांधी और भारत सरकार के खिलाफ, 1978 का मामला है। इसमें जो मेनका गांधी थी, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी के द्वारा इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और कोई जो है रीज़नेबल कारण नहीं बताया गया था, बस इनका जो है पब्लिक इंटरेस्ट में इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। अब ये चली गई सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कहा मेरे आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, मेरी पर्सनल लिबर्टी मुझसे छीनी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और इसको समझा, उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला दिया और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आर्टिकल 21 की पूरी छवि ही चेंज हो गई। इस आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भले ही इसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं शरीर को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं, लेकिन फिर भी हम अब ये जांचेंगे कि जो विधि बनी हुई है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण और शरीर को वंचित किया जा रहा है, वो विधि क्या न्याय संगत है या नहीं, वो भी हम जांचेंगे। अर्थात अब केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा, अब हम विधि की उचित प्रक्रिया को भी देखेंगे, अर्थात जो कानून की उचित प्रक्रिया है वो भी हम जांचेंगे। तो अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया भी यूज़ होता है, ये शब्द भी यूज़ होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो बस यही था कि बस सुप्रीम कोर्ट यही जांचती थी कि मतलब किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, अर्थात आर्टिकल 21 का हनन किया गया है, क्या वो किसी कानून के तहत किया गया है। और विधि की उचित प्रक्रिया शब्द आ गया, इसका मतलब अब ये सुप्रीम कोर्ट जांचेगी कि क्या किसी के आर्टिकल 21 का हनन किया गया है, किसी कानून के तहत किया गया है, और ये भी जांचेगी कि वो कानून क्या न्याय संगत था, क्या कानून अच्छा कानून है, क्या फेयर कानून है, कहीं अन्याय तो नहीं किया जा रहा है, अब ये भी जांचेगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इनका पासपोर्ट जब्त किया गया था जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन ये किसी न किसी कानून के तहत ही किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कानून को भी जांचेगी। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21।
आज की डेट में यही लागू है। आर्टिकल 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात विधि की उचित प्रक्रिया को भी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अब यूज़ किया जाता है। अब विधि की उचित प्रक्रिया, ये शब्द जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की बहुत ही ब्रॉड परिभाषा बताई। अब 1978 से पहले सिंपली शाब्दिक परिभाषा बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब कहा आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह जीवन जीने का अधिकार, और आर्टिकल 21 में अब ये शामिल होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसका जीवन जीने का अधिकार है, जिसके प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, एक सम्मानपूर्ण जीवन जिए। अर्थात सम्मानपूर्ण जीवन जीने का और गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो आज़ादी है वो होनी चाहिए आर्टिकल 21 में। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सभी मामले, वो सभी जो तत्व हैं, जो सभी कारक हैं जो एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, अर्थात वो सारी चीज़ें अब आर्टिकल 21 का हिस्सा हो जाएंगी जो किसी के जीवन और किसी के शरीर के साथ इनडायरेक्टली भी जुड़ी हुई हैं। जो हमारे जीवन और हमारे शरीर की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले वो सभी कारक आर्टिकल 21 का हिस्सा होंगे, जिससे हमारे जीवन को इफ़ेक्ट पड़ता है। अर्थात जैसे विदेश जाने का जो अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार होगा। अब पूछा गया विदेश जाने का अधिकार कैसे हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी को मान लीजिए आप विदेश जाने से रोकते हैं, क्या मालूम उसका जो है कैरियर ही खराब हो जाए। अगर किसी का कैरियर खराब हो गया तो उसका एक तरीके से जीवन खराब हो गया। अगर किसी का कैरियर खराब हो गया, वो डिप्रेस हो सकता है, वो सुसाइड कर सकता है, सुसाइड करेगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए विदेश जाने से रोका आपने, उसका जीवन अब समाप्त हो सकता है। तो इसी कारण से विदेश जाने का अधिकार भी अब मौलिक अधिकार माना जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन 1978 से पहले ये सभी कहानी नहीं थी। ठीक है, और 1978 के बाद धीरे धीरे बहुत सारी बातें आर्टिकल 21 का हिस्सा बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अर्थात इसकी व्याख्या बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें जोड़ दी गई, वो सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक नज़र में आप समझ लीजिए क्या क्या है। जैसे एकांतता का अधिकार, मतलब अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक में नहीं रहना चाहते, एकांत चाहते हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार है। विदेश यात्रा करने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आर्टिकल 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है ना, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक आर्टिकल 21 का हिस्सा हो जाएंगी। वो आर्टिकल 19 में भी है और अब वो आर्टिकल 21 का भी वो हिस्सा हो जाएंगी, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक जो है, जो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो भी आपके जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो भी आर्टिकल 21 में आ जाएंगी ऑटोमेटिक। मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, और कोई भी जीविका और उपार्जन आप अपना सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। हालांकि इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A स्पेशली शिक्षा का अधिकार बना दिया गया, वो आगे अब पढ़ेंगे। आहार पाने का अधिकार, मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास आर्थिक तौर पर आप इतने सक्षम नहीं है कि अपना पेट भर पाएँ, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि आपको मुफ्त में जो आहार प्रोवाइड करें, ये आपका मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार में आता है, क्योंकि अगर स्वच्छ पर्यावरण नहीं है तो आपके शरीर और आपके जो है जीवन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो आपके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इसी कारण से इसे स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। अब जितनी बातें इसमें जोड़ी गई हैं ना, वो हमारे शरीर और हमारे जीवन के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, तो इसी कारण से इसे आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है किसी का या कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, तुरंत उसे चिकित्सा पाने का अधिकार है।
ये उसका मौलिक अधिकार में आता है। आश्रय का अधिकार है। सार्वजनिक धूम्रपान पर निषेध का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों में आता है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में आएगा। निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है फिर भी मुकदमा आपको लड़ना जरूरी है, कोई मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको मुफ्त में विधिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। लवारिस जो लाशें होती हैं उनको शिष्टता और शालीनता से उनका दाह संस्कार हो, ये भी अधिकार है। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकारों में आता है, ये हालांकि पहले बता ही दिया हमने। इसके अलावा विद्यार्थियों को रैगिंग से संरक्षण का अधिकार है, जैसे स्कूलों में पहले रैगिंग हुआ करती थी, कॉलेजों में रैगिंग हुआ करती थी, इससे संरक्षण का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार में आ गया है कि अब किसी के साथ रैगिंग नहीं होगी। सौंदर्य प्रतियोगिता में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें किसी नारी को उसके मतलब रंग रूप से कोई भेदभाव ना किया जाए, ये मौलिक अधिकार में आता है। बिजली और पानी पाने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में है। हथकड़ी और बेड़ियां अथवा एकांतवास से संरक्षण का अधिकार, अब हथकड़ी और बेड़ियां नहीं बांध सकते हैं, और एकांतवास आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, उनके लिए नहीं है ये। हथकड़ी नहीं बांधी जा सकती, बेड़ियां नहीं लगाई जा सकती हैं, और एकांतवास से संरक्षण का अधिकार, मतलब अकेले ही नहीं बंद कर देना है उस जेल में, मतलब कोई है ही नहीं आसपास, कोई लोग ही नहीं है, या काले पानी की सज़ा दे दी, ये नहीं चलेगा। प्रदूषण रहित जल हवा का उपयोग करने का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार में है। ये जितने भी मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं, इसके अलावा और भी जोड़े गए हैं, लेकिन आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बात समझ लीजिए, ये हमारे जीवन के साथ, ये हमारे शरीर के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इनसे हमारा जीवन, हमारा शरीर इफ़ेक्ट होता है, इसी कारण से ये मौलिक अधिकारों में जोड़े गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 21 की जो परिभाषा है वो 1978 से पहले कुछ और थी, 1978 के बाद कुछ और हो गई। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया, ये भी शामिल किया गया 1978 के बाद, 1978 के पहले नहीं था। तो 1978 से पहले अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो क्या था, तो ये चीज़ें शामिल नहीं थी जो आपके स्क्रीन में है। मतलब अगर आपके जीवन को इफ़ेक्ट पहुंच गया है, आपके शरीर को जो है स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो ही माना जाता था कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन अब वो सारे चीज़ें, वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपकी जीवन और आपका शरीर पर नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, वो भी आपके मौलिक अधिकार बन गए हैं। तो आर्टिकल 21 की परिभाषा कितनी ब्रॉड हो गई है। 1978 से पहले आर्टिकल 21 में केवल कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान किया गया था, विधायिका से नहीं। मतलब कानून कैसा भी बना दिया संसद ने, अगर उसके तहत आपके मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है आर्टिकल 21 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो कानून रीजनेबल है या नहीं। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया और ऐसा कानून बनाया जिसमें किसी पर्टिकुलर एक जाति, किसी एक धर्म को उसके शरीर, उसके मतलब जीवन को खतरा पहुंचाने के लिए कानून बना दिया, वो चलेगा। 1978 से पहले की कहानी बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ 1978 के बाद और आज की डेट में भी क्या है कि आर्टिकल 21 आपको कार्यपालिका से संरक्षण तो प्रदान करता ही करता है और विधायिका से भी संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कार्यपालिका ने अपना काम अच्छे से किया या नहीं, ये तो चेक किया ही जाएगा कि आर्टिकल 21 का में जो आपको मौलिक अधिकार दिया गया है उसको समाप्त किया जा रहा है अगर किसी कानून के तहत, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि कार्यपालिका ने उस कानून को अच्छे से एग्जीक्यूट किया कि नहीं, मतलब उस कानून के दायरे में रहकर ही आपके मौलिक अधिकार का हनन किया। और दूसरे स्टेप में ये चेक किया जाएगा कि जो कानून बना हुआ है क्या वो कानून रीजनेबल है, क्या वो न्याय संगत कानून है। अगर न्याय संगत कानून नहीं है तो उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। तो ये है आपका आर्टिकल 21। कोई डाउट नहीं रह गया होगा, अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।